हेलो स्टूडेंट्स, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग के नियम पे एक पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमांड पे सेकंड वीडियो है। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिमांड का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझा था, लॉ ऑफ डिमांड समझा था और उसके अजम्पशन समझे थे। अब हम कुछ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन को पढ़ेंगे कि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। पहला, भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या बढ़ोतरी की आशंका हो। कमी या बढ़ोतरी की आशंका कब हो जाती है? कई केस में तो ऐसा होता है कि जैसे क्रॉप्स आती है, तो क्रॉप्स आने से पहले, जब वो मार्केट में आने से पहले ही, क्रॉप्स के मार्केट में आने से पहले ही डाटा आ जाता है कि क्रॉप्स खराब हो गई या बम्पर हो गई पैदावार, तो उस केस में क्या होता है कि किसी प्राइस की बम्पर पैदावार हो जाती है, तो मार्केट में जो लास्ट ईयर का स्टॉक होता है उसकी भी प्राइस बम्पर पैदावार होने से कम हो जाती है। जैसे दालों को ले लो, दालों की फसल जब आती है, खड़ी हो जाती है खेतों में वगैरह में, क्रॉप्स खड़ी होने लग जाती है, कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहती है, और अब न्यूज़पेपर में आता है बम्पर पैदावार हो गई, तो मंडी में जो बचा हुआ स्टॉक था दाल का, मूंग दाल ले लिए, सब आप लोग खाते होंगे मूंग दाल को, तो क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन प्राइस कम होने के बाद भी बायर अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बायर को पता है कि अभी तो थोड़ा सा ही प्राइस कम हुआ है, जो जब वो क्रॉप जो खड़ी है वो कट होके मंडी इसके अंदर आ जाएगी तो प्राइस और कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, बायर और बढ़िया अपॉर्चुनिटी और गुड डील के लिए रुका हुआ रहता है, और जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है, वो फेल हो जाता है इस केस में। ठीक है ना? तो बायर क्या होता है, और वेट करता है, डिमांड जो है वो भी गिर जाती है, और फ्यूचर के लिए बायर गुड डील के लिए वेट करता है। सेकंड है दुर्लभ मूल्यवान प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की मांग। वही मैंने जो अजम्पशन में था वही है ये, कि कुछ है ना, एक्सेप्शन में भी है यही पॉइंट, कि कुछ लग्जरी आइटम होते हैं, लग्जरी आइटम ले लो, या फिर है ना कुछ स्टेटस सिंबल के आइटम होते हैं जो लोगों को रखने ही रखते होते हैं, लोगों को, अमीर लोगों को कुछ ब्रांड होते हैं वगैरह होते हैं, उनकी प्राइस से बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। वो तो क्या, जितनी ज़्यादा प्राइस उनकी बढ़ती है वो लोगों के स्टेटस सिंबल और बड़ा हो जाता है, तो ये इनका भी, इनकी प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड में कमी होना कुछ नहीं होता, उल्टा ही इनकी अगर प्राइस कम हो जाती है तो अमीर लोगों का स्टेटस सिंबल नहीं रहता, तो लोग उसको बाइंग करना कम कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इनकी डिमांड, प्राइस घटने से इनकी डिमांड उल्टा घट जाती है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है और लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। गिफिन का विरोधाभास, निकृष्ट वस्तुओं की डिमांड, मतलब निकृष्ट मतलब इंफीरियर गुड्स की डिमांड। तो गिफिन गिफिन एक पर्सन का नाम है जिन्होंने ये लॉ दिया था, गिफिन का नियम या गिफिन का विरोधाभास कहते हैं इसको। इसके अंदर इंफीरियर आइटम होता है। इंफीरियर आइटम्स मतलब ऐसे गुड्स जो लोग है ना, गरीब लोग या कुछ जो जो स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट डाले। एक दो तरह का अपने यहाँ पे घी कंज्यूम करते हैं, एक तो देसी घी होता है जो गाय का बनता है, और एक घी क्या होता है जो पेड़ पौधों से, वनस्पति से बनता है, जिसको डालडा घी कहते हैं। तो डालडा घी, वनस्पति घी क्या हो जाता है, इन्फीरियर गुड्स हो जाता है। उस उन्होंने जो गिफिन ने जो नियम दिया उसके अंदर क्या दिया उन्होंने, उन्होंने ये दिया कि जो इन्फीरियर गुड्स होता है अगर उसकी प्राइस कम हो जाए, लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, प्राइस कम हो जाए तो कंजम्पशन बढ़ जाना चाहिए, डिमांड बढ़ जानी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो गरीब लोग जो होते हैं, वो अगर इसकी प्राइस कम हो जाती है तो उनके वो उसका कंजम्पशन बढ़ाते नहीं है, उसका कंजम्पशन क्या करते हैं, उल्टा कम कर देते हैं। और जो पैसा जो प्राइस कम होने से उनको कम पे करना पड़ता है, उनके पास सेविंग होती है, उस सेविंग का वो क्या यूज़ करते हैं, उस सेविंग का वो अच्छी गुड्स यानी सुपीरियर गुड्स खरीदने में कर लेते हैं। तो क्या होगा, वनस्पति घी की प्राइस कम होगी तो जो उसको पहले उसके बायर थे वो भी उसको उससे निकल जाएंगे, और उसको कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सुपीरियर गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जब गिफिन्स का जब विरोधाभास आता है, इसको हम टॉपिक के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, वैसे तो इसके डायग्राम्स वगैरह है, लेकिन अभी इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ना उस इन्फीरियर गुड्स की प्राइस कम होगी तो उससे जो इनकम में उसके बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या होगा, इनकम का कुछ पार्ट बचेगा ना, जो उस पर खर्चा हो रहा था वो कम हो जाएगा प्राइस, तो उस खर्चे को वो बचा के उसी गुड्स में नहीं लगाएगा इन्फीरियर में, उसको वो सुपीरियर गुड्स में लगाएगा, ऐसा गिफिन ने बोला था। तो इस केस में भी क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। अज्ञानता व भ्रम की स्थिति, कभी कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है, लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है, लोग है ना
प्राइस बढ़ भी जाता है या कम हो जाता है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, और लोगों को है ना ऐसे डाउट हो जाता है, या कुछ फेक अफवाह भी चल जाती है। व्हाट्सअप का ज़माना है, सोशल मीडिया पे कभी कभी अफवाह चल जाती है कि फलाना फलाना चीज़ की कमी हो गई है, वहाँ फॉरेन में वार हो गया है या उसका एक्सपोर्ट रुक गया, तो उस केस में क्या होता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रुक गया। इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ बाहर से आ रही है, और ऐसा डाउट ही फैल जाए मार्केट के अंदर कि भाई अब उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया है, सॉरी इंपोर्ट बंद हो गया, तो बाहर से आने वाली चीज़ तो इंपोर्ट के थ्रू आएगी, और ऐसा अफवाह फैल जाता है तो क्या होता है, उसका प्राइस भले बढ़ भी रहा हो तो भी लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे उनको नॉलेज है, मतलब अज्ञानता या डाउट हो जाता है कि आगे मिलने नहीं है, उस वस्तु को मिलना नहीं है, तो वो उसको बढ़ी हुई प्राइस पे भी खरीद लेते हैं। तो प्राइस बढ़ रही है और फिर भी ज़्यादा खरीद रहे तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन हो गया मतलब एक्सेप्शन ऐसे समझो ना, आप बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो वो तो इंडिया में तो है नहीं, और ऐसी भ्रम फैल जाए कि अब वो बाहर से नहीं आएगी, तो क्या होगा, लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देंगे क्योंकि फ्यूचर में मिलेगी नहीं। अब वो इस केस में जब उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, लेकिन प्राइस बढ़ने पे तो उल्टा क्या होना चाहिए, बढ़ने पे डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है घटने के बजाय। अब क्या, जीवन अनिवार्य वस्तुओं की मांग, लाइफ सपोर्ट कमोडिटीज जो रहती है लाइफ सपोर्ट वाली, उनकी डिमांड होती है, उस पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कैंसर की मेडिसिन ले लो, कैंसर की मेडिसिन के अंदर क्या है, किसी को कैंसर हो गया और उसकी प्राइस कुछ भी रहे उसकी मेडिसिन की प्राइस, लेकिन लोग तो उसको डिमांड करेंगे ही। उसकी डिमांड इनलास्टिक होती है, मतलब प्राइस का उस पर इफेक्ट आता ही नहीं है। प्राइस कम हो जाएगी तो क्या करेगा, कैंसर की 2 दवाई खा जाएगा, 2 मेडिसिन खा लेगा, नहीं। प्राइस बढ़ेगी तो भी वो मेडिसिन तो उसको खानी है, अगर उसको सेव रहना है तो, उसके अपने जीवन बचाना है तो उसको मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, उस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कम होगा तो भी वो उतना ही कंजम्पशन रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा प्राइस तो भी कंजम्पशन बराबर रहेगा। और विशिष्ट ब्रांड से लगाव या वरीयता, जैसे लोगों को कुछ ब्रांड के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब वो उनको पसंद होता है, बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव होता है, तो उस ब्रांड को तो वो उसी ब्रांड के कुछ यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी लोग अंडरगारमेंट्स हैं वो जॉकी के ही यूज़ करते हैं। अब जॉकी की प्राइस बढ़े या घटे, लोगों के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। जो लोग उस ब्रांड को पसंद करते हैं, उसके कंफर्ट को पसंद करते हैं, तो लोग उसी ब्रांड के साथ लगे रहते हैं। प्राइस से उनका ज़्यादा उसके डिमांड में कमी या वृद्धि, इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा डिमांड में होता नहीं है, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम और लॉ ऑफ डिमांड को एलोबरेट करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये हम पॉइंट्स में करेंगे, और एलोबरेट कर लो या एक ऐसे कह लो, अधिकांश मांग वक्रों का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में मैंने अपन ने डायग्राम में देखा था ना कि क्या होता है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना, नीचे की तरफ, ये देखो, ये नीचे की तरफ ढलान क्यों होता है। पहला पॉइंट क्या है, नीचे की तरफ ढलान क्यों होता है। तो इसके नीचे की तरफ होने के क्या कारण है, ढलान नीचे की स्लोप जो है, जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो नीचे की ओर क्यों होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्यों होता है, वो भी राइट हैंड साइड में नीचे की ओर क्यों होता है। तो इसका पहला कारण क्या है, उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जो हमने पढ़ा था शुरुआत के वीडियो में पढ़ा था हमने। डिमिनिशिंग यूटिलिटी मतलब पहला जब कमोडिटी यूज़ करेगा, परचेज करेगा, तो उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और जैसे जैसे वो नेक्स्ट यूनिट्स पे आएगा तो उससे उसको मिलने वाली यूटिलिटी में कमी होगी। इस केस में क्या होगा, यूटिलिटी में कमी होगी, तो मैंने क्या कहा, यूटिलिटी को किससे नापा, उससे प्राइस से कोरिलेट किया है, उसको प्राइस से कोरिलेट किया है। जैसे जैसे उसको यूटिलिटी मिलेगी वैसे वैसे प्राइस करेगा। अब जब पहले जो कमोडिटी जो वो कंज्यूम करेगा उससे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो क्या होगा, उसके लिए वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार रहेगा। सेकंड यूनिट के लिए कम यूटिलिटी मिलेगी, सेकंड की मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी तो कम प्राइस पे करेगा। अब प्रोड्यूसर को या मर्चेंट को उसको एडिशनल बेचना है, तो उसको तो यूटिलिटी कंज्यूमर को तो कम मिलेगी, तो उस केस में क्या होगा, उसको कम प्राइस चार्ज करेंगे तो ही वो सेल कर पाएगा। इसलिए वो क्या होगा, डिमांड, वो तो कम प्राइस पे ही डिमांड करेगा। अब वो उसको यूटिलिटी कम मिलेगी तो
पुरानी वाली एग्जिस्टिंग प्राइस पे थोड़ी डिमांड करेगा। तो इस वजह से भी क्या होता है कि पहले प्राइस के लिए, पहले कमोडिटी के लिए ज़्यादा प्राइस देता है और सेकंड के लिए कम। तो ऐसे ऐसे सौ नीचे की तरफ आता रहता है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, राइट हैंड साइड में नीचे की ओर झुकता चला जाता है, झुकता चला जाता है। ठीक है ना। तो ये रीजन हो गया, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी जो एडिशनल होती है वो कम होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से कोरिलेट किया हुआ है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम तो प्राइस भी कम, और कम तो और कम प्राइस देने के लिए तैयार होता है। तो उसी हिसाब से डिमांड प्राइस, अब वो कम डिमांड पे प्राइस करेगा तो मांग होकर क्या होगा, डिमांड कर्व नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे पहले 1000 यूनिट के लिए तो क्या 5 रुपये देने के लिए तैयार है, और सेकंड के लिए क्या होगा कि वो कम देने के लिए तैयार होगा प्राइस, क्योंकि उससे एडिशनल जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है। थर्ड से और कम यूटिलिटी मिल रही है तो और कम प्राइस देने के लिए। तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में इसका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड चलता जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ चलता चला जाएगा। इसलिए ये राइट हैंड साइड में दाएं तरफ झुका हुआ रहता है। अब सेकंड क्या रहता है, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। सब्स्टिट्यूट का क्या इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूट ऐसा होता है कि टी की प्राइस तो क्या होती है 5 रुपीज़ रहती है। टी और सब्स्टिट्यूट क्या है, टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, आपस में एक दूसरे को यूज़ करते हैं रिफ्रेशमेंट में, एनर्जी के लिए, या तो टी लो या कॉफ़ी लो। ब्रेकफास्ट में भी ऐसा ही है, टी लो या कॉफ़ी लो। ये केस में क्या होता है, अगर टी की प्राइस फिक्स रहती है 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़ की एक कप ऑफ टी मिलता है हमको, उसकी प्राइस तो फिक्स रहती है। लेकिन अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए, कॉफ़ी की भी पहले 5 रुपीज़ थी, टी और कॉफ़ी की बराबर 5 रुपीज़ थी, लेकिन अगर दूसरी की प्राइस कम हो जाए, सॉरी बढ़ जाए, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए 8 रुपीज़ हो जाए, तो क्या होगा, तो लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स के अंदर ये लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, ये देखो। सब्स्टिट्यूट में लॉ ऑफ डिमांड ऐसा काम करता है, अगर टी की कीमत, प्राइस पहले 5 रुपीज़ थी, ठीक है ना, 5 रुपीज़ थी, और अगर उसकी प्राइस गिर जाए 3 रुपीज़ हो जाए, तो अब मैंने उसके कॉफ़ी के बायर्स भी उसके टी के अंदर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और पहले मैंने बताया था कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए तो उसके अंदर भी क्या होगा, टी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि कॉफ़ी के अगर टी की प्राइस में कोई चेंज भी नहीं हुआ है तो भी क्या होगा, उसके डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कम प्राइस पे उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, या बायर शिफ्ट हो जाते हैं। उस केस में भी क्या होता है, जो है ना, ज़्यादा डिमांड होने लग जाती है। इनकम इफेक्ट में भी, इनकम इफेक्ट्स को समझो। इनकम इफेक्ट्स क्या होता है, अब इसमें होता है कि है ना, किसी पर्सन की है ना जो सैलरी आ रही है, वो सब है ना गुड्स के अंदर, वो पहले ही उसका बजट बना हुआ होता है कि इतना % तो इस मेरा सेक्शन में खर्चा होगा। वो सेक्शन वाइज बांट देता है कि इतना मेरा फूड पे होगा, इतना मेरे कपड़े पे होगा, इतना एजुकेशन पे होगा, इतना मेरे आने जाने पे होगा, तो खर्चे को बांट देता है। अब किसी सेक्शन के अंदर उसकी प्राइस कम हो जाए, मतलब उसका खर्चा कम हो जाए, मतलब हम खाने पीने का ले लेते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल भी है, देखो ये एग्जाम्पल है, उदाहरण क्या है, जैसे वो 1 किलो केजी शुगर का 40 रुपीज़ प्राइस थी, ठीक है, वो 1 केजी शुगर को कंज्यूम करता था। कौन से सेक्शन में बात कर रहे हैं हम, खाने पीने के सेक्शन में उसका खर्चा कितना था, शुगर के ऊपर 40 रुपीज़ था। अब अगर उसकी प्राइस शुगर की घट के 30 हो जाए तो क्या होगा, पहले तो 1 किलो चीनी खरीदती थी, अब उसके एक तरह से इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 10 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। पहले उसको 40 खर्च करने पड़ते थे, अब क्या 30 खर्च करने पड़ेंगे 1 केजी शुगर के लिए। तो वो क्या होगा, अब 10 में से अगर वो, अब इस बड़ी हुई आय से, जब उसके 10 रुपये जब आय बढ़ी ना, सेविंग हुई, तो एक तरह से इनकम बढ़ी गई। तो इनकम बढ़ी तो क्या हुआ, 10 में से वो 7.5 रुपीज़ की और शुगर खरीद सकता है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया, 1.25 हो गया, है ना। तो क्या हुआ, ज़्यादा डिमांड हुई ना, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, ये इनकम इफेक्ट हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जैसे हमने जो डिमांड करवा लिया था, जैसे प्राइस घटी थी तो डिमांड बढ़ी थी ना। डिमांड कैसे बढ़ती है, इनकम इफेक्ट भी होता है,
लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो प्राइस कम होने पर लोगों के इनकम इफेक्ट काम करना शुरू हो जाता है, उनकी सेविंग होती है उससे वो और ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो जाता है। तो इनकम इफेक्ट से भी डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना। और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, कम प्राइस पे डिमांड बढ़ने से डिमांड वक्र जो होता है, डिमांड कर्व हो जाता है, वो राइट हैंड साइड स्लोप में डाउनवर्ड होता चला जाता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम से सेविंग होती है और सेविंग से और ज़्यादा उसी कमोडिटी पे वो एक्सपेंस करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ भी है, आय प्रभाव के कारण उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि कमी होते ही उसकी इनकम बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, नए क्रेताओं का प्रवेश तथा पुराने क्रेताओं का बहिर्गमन। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होता है, अब उस प्राइस बढ़ी हुई प्राइस पे क्या होता है, कुछ बाहर निकल जाते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड काम करने लग जाता है ना। फिर क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है तो किसी की है ना रेंज से, किसी के बजट से ही बाहर चला जाता है। अब देखो ना, आम जब शुरू में आम की जब पहली खेप आती है तो आम कितना महंगा होता है, 400 रुपये के जी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसके बायर बहुत कम होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, प्राइस कम 400 से 200 आती है, 100 आती है, तो उसमें जैसे जैसे प्राइस नीचे आती है तो और इनकम ग्रुप वाले उसमें ऐड होते लगते हैं, उनके भी बजट में आने लग जाता है। जब और कम होता है 80 रुपीज़ आ जाता है तो और वो जो मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर गरीब आदमी की भी रेंज में आ जाता है तो वो भी खरीद सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड काम करने लग जाता है। लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करने लग जाता है कि जैसे ही प्राइस कम होती है लोगों के बजट में आना शुरू हो जाता है। जैसे आम का ही लिया ना हमने, पहले जो प्राइस 300-400 रुपये रहती है तो एलिट ग्रुप वाले खरीदते हैं, फिर उससे कम होती है तो अपर मिडिल क्लास, फिर और कम होती है तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर पुअर, फिर ऐसे ऐसे करके सबकी जब जैसे जैसे प्राइस गिरती है लोग उसमें अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और नए बायर आ जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जाती है डिमांड बढ़ती जाती है। हो गया ना इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस घट रही है बायर बढ़ रहे हैं और इसका इफेक्ट क्या है, न्यू बायर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड का अगर दूसरा पार्ट लेके प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, काफ़ी इनकम ग्रुप वाले बाहर हो जाएंगे, पुराने क्रेताओं का बहिर्गमन हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे वापस फिर आम की जब सीजन जाने लगता है तो वापस महंगा होने लगता है, तो वापस क्या होता है वैसे इफेक्ट चालू हो जाता है। फिर पुअर लोग हटते हैं, फिर मिडिल क्लास हटता है, फिर अपर मिडिल क्लास हटता है, फिर लास्ट में महंगा हो जाता है। तो सिर्फ उसकी रेंज किसके बजट में होता है, अमीर लोगों के, तो सिर्फ वही खरीद पाते हैं। तो नीचे की तो और क्यों जाता है, एक तो डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता हास नियम लागू हो जाता है, कम यूटिलिटी मिलती है तो वो कम प्राइस पे करता है तो डाउनवर्ड स्लो आता है। सेकंड क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब प्राइस घटती है तो दूसरों के बायर भी आ जाते हैं। तो बायर प्राइस घटने से क्या होता है, जैसे चाय की प्राइस घटी तो कॉफ़ी के बायर भी अट्रैक्ट होकर आ गए, तो कम प्राइस पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ना तय है क्योंकि नए बायर आ जाते हैं। कॉफ़ी के बायर्स, कॉफ़ी की तो रेट घटी नहीं है, कॉफ़ी की तो 5 रुपीज़ फिक्स थी, लेकिन टी की 3 रुपीज़ हो गई तो कॉफ़ी के बायर्स भी कहाँ शिफ्ट हो गए, टी पे। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो गया। थर्ड क्या हुआ, इनकम, प्राइस गिरने से उसकी कुछ इनकम में सेव हुई, मतलब शुगर 40 से 30 रुपीज़ हो गई तो उसके लिए 1 kg पे उसके 10 रुपये बचे, उस 10 रुपये से वो और शुगर खरीदेगा और कम प्राइस पे ज़्यादा कंजम्पशन हो गया। ये हो गया इनकम इफेक्ट। और लास्ट में क्या है, प्राइस कम करने से जो लोग होते हैं उनके बजट में आ जाता है तो वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड काम करने लग जाता है। प्राइस घटी, नए बायर आ गए तो लॉ ऑफ डिमांड काम करने लग गया, ठीक है। तो इस कारण से ये जो सब कॉस्ट है जिसकी वजह से डिमांड कर्व का राइट हैंड साइड में स्लोप होता है। इसके आगे भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के और भी क्लासेस होगी, ये क्लास यहाँ तक ही। थैंक यू।